नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आप सबों का मौर्या पाठशाला में। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया है। 17 फरवरी से परीक्षा का शुभारंभ होने जा रहा है और इसी क्रम में आप लोगों का संस्कृत और हिंदी को बेहतर करने की दिशा में मौर्या पाठशाला ने हिंदी और संस्कृत का क्रैश कोर्स का शुभारंभ किया है, जिसमें आप लोगों को संस्कृत का एक लेक्चर मेरे द्वारा बताया गया है और इस लेक्चर में लेक्चर पार्ट जो 1 था, इस लेक्चर में आप लोगों को संस्कृत भाषा के बारे में और संस्कृत व्याकरण के बारे में मौलिक ज्ञान दिया गया था। मौलिक बातें बताई गई थी और संस्कृत व्याकरण के रचनाकार तथा संस्कृत भाषा के कवि के बारे में बताया गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और इसी क्रम में आप लोगों का बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो आप लोग अध्ययन किए होंगे लेक्चर पार्ट 1 का, इससे संबंधित अगर आप लोग अच्छा से बारीकी से पढ़ लिए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। और सीखने के बाद मैं आप लोगों से लेक्चर पार्ट 1 से संबंधित 5 प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा। लेक्चर पार्ट 1 से संबंधित 5 प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगर आप लोग जवाब दे देते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने संस्कृत का जो लेक्चर 1 है उसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं केवल आप लोगों से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछूंगा जो लेक्चर 1 पर आधारित है। लेक्चर 1 में जो आप लोगों को पढ़ाया गया था उसी से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर कमेंट में देना है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव, वेदों की संख्या कितनी है? मैं 4 ऑप्शन देता हूं इसमें। साथियों, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड पर है आप लोगों के लिए जो लेक्चर 1 से संबंधित है। आप लोग अगर लेक्चर 1 को बढ़िया से समझ लिए हैं, बढ़िया से पढ़ लिए हैं, तो आप लोगों को इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आनी चाहिए। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 108। आप इनका उत्तर कमेंट में जल्दी से दीजिए। तो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेदों की संख्या कितनी है? सो आप लोगों को मैंने बताया था वेदों की संख्या 4 है।
तो इसका आंसर होगा वेदों की संख्या 4 है। और कौन कौन से वेद हैं ये 4? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, देववाणी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए में संस्कृत, बी में वेद, सी में पुराण और डी में उपनिषद। उपनिषद। तो आप लोग बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा इस ऑब्जेक्टिव का उत्तर? देववाणी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, उत्तर कमेंट में आप लोग जल्दी से दीजिए। ए में संस्कृत, बी में वेद, सी ऑप्शन पुराण और डी उपनिषद। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्या उत्तर सही होगा? तो देववाणी संस्कृत भाषा को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है, इसलिए इसे देववाणी कहा जाता है। देवता ऋषि मुनि इसी भाषा में बात किया करते थे। अगला तीसरा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो पहला लेक्चर पर आधारित है, मैंने जो पढ़ाया है उनसे संबंधित है। और अगर आप 5 ऑब्जेक्टिव का उत्तर सही सही दे देते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने बारीकी से मेरे लेक्चर को सुना, समझा और अध्ययन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा ऑब्जेक्टिव है संस्कृत व्याकरण के रचनाकार यानी लेखक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के रचनाकार किसे कहा जाता है या कौन है? 4 ऑप्शन देता हूं, इसमें भी आप सभी प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन नंबर सी महर्षि दुर्वासा और ऑप्शन नंबर डी महर्षि पाणिनि। ये 4 ऑप्शन है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है, संस्कृत व्याकरण के रचनाकार किसे कहा जाता है, यानी संस्कृत व्याकरण के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। तो आप लोग बताएंगे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए में महर्षि वाल्मीकि, बी में महर्षि वेदव्यास, सी में महर्षि दुर्वासा और डी में महर्षि पाणिनि। तो आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, आंसर देंगे। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा महर्षि पाणिनि, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं संस्कृत व्याकरण के रचनाकार महर्षि पाणिनि थे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चौथा ऑब्जेक्टिव, प्यारे विद्यार्थियों, चौथा ऑब्जेक्टिव है संस्कृत
भाषा की पहली पुस्तक, संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग बताएंगे कमेंट में कि संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक का नाम क्या है, और ऑप्शन भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। ए ऑप्शन वेद, बी ऑप्शन पुराण, सी ऑप्शन उपनिषद, और डी ऑप्शन ऋग्वेद। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने ये चौथा ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड पर है। संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक का नाम क्या है? नंबर ए यानी ए ऑप्शन वेद, बी ऑप्शन पुराण, सी ऑप्शन उपनिषद, और डी ऑप्शन ऋग्वेद। तो बताएंगे क्या होगा सही आंसर? ऋग्वेद। आप लोगों को मालूम होगा संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक ऋग्वेद है। और पांचवा तथा अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पांचवा ऑब्जेक्टिव जो लेक्चर संख्या 1 पर आधारित है, ये 5 ऑब्जेक्टिव, और इन 5 ऑब्जेक्टिव का जो सही उत्तर दे देंगे, समझिए वो वाकई में मेहनत किया है, फर्स्ट लेक्चर को वाकई में गहराई से जाना है। और जो नहीं दे पाए, कमी रह गए हैं, तो वो इन लेक्चर संख्या 1 को देखें और समझें। साथियों, पांचवा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड पर है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। नंबर 1 गीता, ऑप्शन नंबर बी पुराण, ऑप्शन नंबर सी अष्टाध्यायी, और ऑप्शन नंबर डी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बताइए कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक का नाम क्या है? कमेंट में बताइए। अष्टाध्यायी, इसका सही उत्तर होगा अष्ट अध्यायी। तो साथियों, ये 5 ऑब्जेक्टिव आपको फर्स्ट लेक्चर पर आधारित था, जो बहुत काम की चीजें हैं। अब आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से 100 अंक का विभाजन किया गया, जिसमें 60 अंक संस्कृत व्याकरण से थे और 40 अंक संस्कृत पुस्तक का था। दोनों मिलकर के 100 अंकों का योग था। तो उसमें आप लोगों को मौलिक क्लास लिया था, और आज आप लोगों के बीच लेक्चर संख्या 2 लेकर मौजूद हूं। और लेक्चर संख्या 2 में संस्कृत व्याकरण
से शुरुआत करूंगा और संस्कृत व्याकरण का पहला भाग से शुरुआत करूंगा। पहला भाग आप लोग जानते हैं कि पहला भाग संस्कृत व्याकरण का मैंने आप लोगों को बताया था कि संस्कृत व्याकरण का पहला भाग का नाम याद होगा आप लोगों को। संस्कृत व्याकरण के पहला भाग का नाम होगा, मालूम आप लोगों को, वर्ण प्रकरण, जिसमें देखे होंगे वचन, लिंग और पुरुष। और इससे 2 अंक का, बड़े सौभाग्य की बात है, 2 अंक का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। इस वर्ण प्रकरण से अर्थात वचन, लिंग और पुरुष से संबंधित 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा वर्ण प्रकरण की ओर। और वर्ण प्रकरण में वचन, जो पहला टॉपिक होगा वचन, तो सबसे पहले वचन पढ़ाऊंगा, फिर लिंग पढ़ाऊंगा और फिर पुरुष पढ़ाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग देखिए बोर्ड पर, ये जो आप लोग देख रहे हैं, पहला नोट करेंगे कॉपी पर, वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण संस्कृत व्याकरण का पहला भाग है वर्ण प्रकरण। और इस वर्ण प्रकरण में सबसे पहला है वचन। साथियों, ये जो वचन है, वचन, इस वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है, जब पूछा जाएगा कि वचन का अर्थ क्या होता है, वचन कहते हैं किसको, तो साथियों वचन का शाब्दिक अर्थ होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन, वचन का अर्थ, शाब्दिक अर्थ संख्या। पूछा जाएगा कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? वचन का, यहां लिख लीजिएगा, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। हमारे टाइपिंग गुरुजी इसको छोड़ दिए थे। जिससे संख्या का बोध होता है। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे संख्या का बोध हो, संख्या का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। संख्या, संख्या का मतलब क्या? संख्या का मतलब, जैसे मान लीजिए एक लड़का, एक लड़की, लड़का पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है, 2 लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ? लड़का की संख्या को बता रहे हैं कि एक लड़का पढ़ रहा है, 2 लड़का पढ़ रहा है, बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं। साथियों, ये जो वचन है आप लोग जानते हैं, हिंदी में क्या होता है? वचन केवल 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं।
मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी साइड से थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। आपको जब हिंदी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संस्कृत है और इस संस्कृत में वचन एक नहीं होते हैं, दो नहीं बल्कि तीन होते हैं। हिंदी में जब कहा जाए तो दो ही, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं। जैसे यहां उदाहरण देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहां समझा कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, यानी संख्याओं को व्यक्त करता है, संख्याओं को प्रदर्शित करता है, संख्या के बारे में बताता है वचन। और जिससे संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उसे वचन कहते हैं। जैसे यहां देखिए, एक लड़का या लड़का, जिसका संस्कृत होता है बालका। दो लड़के, जिसका संस्कृत होता है बालको। अनेक लड़के या लड़के, जिसका संस्कृत होता है बालका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक लड़का पढ़ता है। मान लो कोई ऐसा वाक्य आ जाएगा कि एक लड़का पढ़ता है, या ऐसा आ जाए लड़का पढ़ता है। ऐसा अगर वाक्य रहे तो किसको प्रदर्शित करता है? संख्या को प्रदर्शित करता है। यहां एक लड़का पढ़ रहा है, यहां केवल लड़का बोले तो एक का बोध हो रहा है, लड़का बोलने से केवल एक लड़का का बोध होगा। तो इनको उतार लीजिए कॉपी पर। साथियों, मैंने आपको बताया था कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में मैंने बताया कि वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत में वचन के तीन भेद होते हैं। यहां देख लो, संस्कृत में वचन के तीन भेद होते हैं। संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे भी लिख लें, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं तो संस्कृत में वचन के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं? तीन भेद, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब एक वचन की तरफ चलिए आप लोग, इसको भी मैं समझा देता हूं। एक वचन क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां देख रहे हैं कि जिससे एक व्यक्ति या वस्तु, कहने का मतलब हुआ एक वस्तु का बोध हो यानी ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध होगा उसको एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, जैसे यहां देखिए, लड़का कहने से एक लड़का का बोध होता है, लड़की कहने से केवल एक लड़की का बोध होता है। और पत्ता कहेंगे पत्ता, तो एक पत्ता का बोध होगा, केवल एक।
और लड़का का संस्कृत आप लोग देख रहे हैं कि बालका, बालका मतलब लड़का या एक लड़का, बालिका का मतलब लड़की या एक लड़की। और पत्रम, पत्रम का जो हिंदी होता है वो पत्ता, पत्रम यानी पत्ता, एक पत्ता, पत्ता या एक पत्ता। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वचन के बारे में आप लोग बारीकी से जान रहे हैं कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। यह संख्या के बारे में मुझे बताता है, संख्या के बारे में ज्ञान देता है। जैसे लड़का कहेंगे तो एक लड़का का बोध होगा, लड़की भी कहेंगे तो एक लड़की का बोध होगा, पत्ता बोलेंगे तो एक पत्ता का बोध होगा। और इसका संस्कृत बगल में आप लोग देख रहे हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ संस्कृत शब्द भी याद होने से आप आगे जब पढ़ेंगे गद्यांश, पत्र लेखनम और अनुवाद, अनुच्छेद, तो उन सब में जो सबसे बड़ा है वो है आपको अनुवाद। साथियों, अगर आपको अनुवाद करने के लिए हो गया, अगर आप अनुवाद करना सीख गए, यानी कि संस्कृते अनुवादम कुरु, यानी संस्कृत में अनुवाद करना सीख गए, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मालूम होनी चाहिए इस अनुवाद से आपको अनुच्छेद का, जिसको लेख कहते हैं, ये भी आसानी हो जाएगी समझने में। पत्र लेखन प्यारे विद्यार्थियों जो 8 अंक का पूछता है, ये भी आपको आसानी हो जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश जो 13 अंक का पूछता है, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उन सब का मेन जड़ है ये अनुवाद। ये अनुवाद जब आप बनाना सीख जाएंगे तो समझ जाइए आप संस्कृत व्याकरण में अनुच्छेद, पत्र लेखन और गद्यांश को भी आसानी से हल करना सीख जाएंगे, आसानी से उनको सरल करना सीख जाएंगे, उनका उत्तर देना सीख जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, और ये अनुवाद करना कब सीखेंगे? जब मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के जो ये 10 भाग है, वर्ण, प्रकरण, शब्द रूप, धातु रूप, लकार, कारक, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये सारे चीजों का बारीकी से ज्ञान दे दूंगा, तो आप लोग अनुवाद चुटकी में हल कर दोगे और तब कहोगे कि संतोष सर ने कमाल का पढ़ाया और उनकी पढ़ाई से मैं आज संस्कृत में इतना मजबूत बन गया कि कोई भी, चाहे अनुच्छेद हो, पत्र लेखन हो, गद्यांश हो या किसी भी प्रकार का संधि विच्छेद करना हो, सबको मैं आसानी से हल कर लेता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग यहां ध्यान देंगे, वचन के 3 भेद होते हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक वचन, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का कहने से एक लड़का का बोध हुआ, लड़की कहने से एक लड़की का बोध हुआ और पत्ता कहने से एक पत्ता का बोध हुआ। अब इसको वाक्य पर समझाते हैं, वाक्य पर। प्यारे विद्यार्थियों, ये पहला वाक्य देखेंगे, लड़का सड़क पर दौड़ता है। तो यहां जो लड़का है, लड़का सड़क पर दौड़ता है, तो इस लड़का में क्या है? एक वचन है, अर्थात यह एक वचन का वाक्य है। जब आपको पूछेगा कि लड़का सड़क पर दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वचन है, तो आपको देखना होगा यहां किसी व्यक्ति वस्तु को। जैसे लड़का एक व्यक्ति है, तो लड़का सड़क पर दौड़ता है, तो एक लड़का का बोध हो रहा है। कितने लड़का का बोध हो रहा है? एक लड़का का बोध हो रहा है, एक लड़का का बोध हो रहा है। तो ये वाक्य आपको एक वचन का वाक्य है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़की पुस्तक पढ़ती है, इसमें भी एक लड़की का बोध हो रहा है कि पढ़ने का जो काम कर रही है, पढ़ने, पुस्तक पढ़ने का जो काम कर रही है, कौन कर रही है? लड़की कर रही है। और ये जो लड़की पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रही है,
तो ये एक लड़की का बोध हो रहा है, एक लड़की का, अर्थात यह एक वचन का वाक्य है। फिर तीसरा वाक्य को देखेंगे, पैर से पत्ता गिरता है, पैर से पत्ता गिरता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखिए, पैर से पत्ता गिरता है, तो इसका मतलब क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है। कार्य क्या हो रहा है? गिरने का कार्य। क्या गिरने का कार्य? पत्ता गिरने का कार्य। और पत्ता गिरता है, तो ये एकदम साफ है कि पैर से पत्ता गिरता है, यानी एक ही पत्ता गिर रहा है। तो इस वाक्य में पैर से पत्ता गिरता है यानी कि एक पत्ता गिरने का बोध हो रहा है, तो इस वाक्य में क्या है? एक वचन है, अर्थात इसे एक वचन का वाक्य कहा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझने में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो रही तो कमेंट में बताएंगे, और अगर कुछ सुझाव देनी है वो भी कमेंट में बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। एक वचन को आप लोग जान चुके हैं बारीकी से, एक वचन को जान चुके हैं बारीकी से प्यारे मित्रों। अब अगला द्विवचन की तरफ चलते हैं। अब द्विवचन की तरफ चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान देंगे, द्विवचन, आप लोग ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, द्विवचन। आप लोग जानते हैं वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिसमें मैंने एक वचन के बारे में बता दिया है कि किस तरह से लड़का कहने से एक लड़का का बोध होगा, यानी एक वचन होगा वो। लड़की कहने से एक लड़की का बोध होगा, वो एक वचन में होगा। पत्ता कहने से एक पत्ता का बोध होगा, यानी वो एक वचन में होगा। और वाक पर भी मैंने कैसे आपको बताया कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का पुस्तक पढ़ता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन कितने लड़का के द्वारा? केवल एक लड़का के द्वारा पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, अतः ये एक वचन का वाक्य था। अब इसी क्रम में आ गए हैं द्विवचन पर। प्यारे विद्यार्थियों, द्विवचन को ध्यान से समझेंगे। द्विवचन, द्वि मतलब दो, और वचन मतलब संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, द्वि मतलब दो, वचन मतलब संख्या। कहने का मतलब यह हुआ कि जिससे दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान का बोध हो, जिससे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं या स्थान का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे? द्विवचन कहते हैं। जैसे दो लड़के, तो इसका संस्कृत होता है बाल को। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर आपने पीछे पढ़ाया लड़का का संस्कृत, आपने बोले याद कर लेने के लिए कि बाल का, आपने बोला सर याद करने के लिए बाल का मतलब लड़का। लड़की का सर आपने बताया बालिका। और पत्ता का सर आपने बताया पत्रम। तो ऐसा कैसे हो गया सर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। इसमें शब्द रूप का सूत्र लगा है, शब्द रूप का। बालक में अह जुड़ा है, बालक में अह जुड़ा है, तो बालका हो गया है। इसमें बालिका में आ जुड़ा है तो बालिका ही हो गया। और पत्र में अम जुड़ा है, पत्र में अम जुड़ा है तो पत्रम हो गया। तो मैं ये अ, इसमें आ और इसमें अम कहां से जोड़ रहा हूं? तो मैंने कहा प्यारे विद्यार्थियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। ये मैं आपको शब्द रूप से इसमें जोड़ रहा हूं, और शब्द रूप जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग भी जोड़ने लगेंगे, आप मुझसे पूछने नहीं लगेंगे।
आप हमसे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे कि सर आपको अब नहीं बताना है, मुझे पता चल गया सर। जो पढ़े हैं, जो पहले से जान रहे हैं, उन्हें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा अचंभित होंगे कि कैसे ये हो जाता है। तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अभी देखे द्विवचन के बारे में, दो व्यक्ति या जिससे दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे दो लड़के, तो दो लड़के, तो यहां बाल को, यहां बाल को, बाल को मतलब दो लड़के, या इसका द्वे बाल को, दो लड़के द्वे बाल को। तो बाल को मतलब दो लड़के, फिर यहां देखिए दो लड़कियां, बालिके मतलब दो लड़कियां, और दो पत्ते, यानी पत्रे का मतलब भी दो पत्ते होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, द्विवचन जिससे दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। तो यहां देखिए दो लड़के, कहने से दो लड़के का बोध हो रहा है, दो लड़कियां कहने से दो लड़कियां का बोध हो रहा है, दो पत्ते कहने से दो पत्ते का बोध हो रहा है। तो अब इनको वाक्य पर भी समझें कि वाक्य के आधार पर कैसे समझेंगे, वाक्य के आधार पर कैसे समझेंगे कि कौन सा वाक्य द्विवचन का है। तो आप लोग देखिए, दो लड़का सड़क पर दौड़ता है, तो यहां कितना लड़का दौड़ रहा है सड़क पर? यहां दो लड़का, दो लड़का, दो लड़का। साथियों, यहां कितने लड़के दौड़ रहे हैं? दो लड़का दौड़ रहे हैं। और यहां देखिए, ये द्विवचन का वाक्य हो गया। कितने वचन का वाक्य हो गया? द्विवचन का। साधारण सा है, सीधा समझ में आ रहा है। दो लड़का सड़क पर दौड़ता है, यानी इस वाक्य में दो लड़का सड़क पर दौड़ रहा है, तो यह द्विवचन से संबंधित वाक्य है। फिर यहां देखें, दो लड़की पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें पुस्तक पढ़ने का काम कितने लड़की के द्वारा किया जा रहा है? दो लड़की के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें भी द्विवचन है, यानी यह वाक्य द्विवचन पर आधारित है। पैर से, पैर से, पैर से दो पत्ता गिरा, तो पैर से कितना पत्ता गिरा है प्यारे विद्यार्थियों? दो, तो इसमें भी द्विवचन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने परिभाषा, उदाहरण और वाक्य पर आधारित भी उदाहरण देखा, जो आपको एकदम साफ नजर आता है कि कौन सा द्विवचन है, किसमें द्विवचन है। अब इसी क्रम में मैं आगे चलता हूं बहुवचन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये देखिए, तीसरा बहुवचन। वचन के तीसरा भेद है बहुवचन। तो ये जो बहुवचन है, ये बहु का मतलब हुआ अनेक, अनेक, और वचन का अर्थ तो आप जान ही रहे हैं, संख्या। तो ये अनेक संख्या क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों? एक संख्या का बोध होगा तो एक वचन होगा, द्वि संख्या का बोध होगा तो द्विवचन होगा, और दो से अधिक, दो से अधिक क्या होगा? तीन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिससे तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तीन या तीन से अधिक
व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, लड़के, लड़के कहने से एक लड़का का बोध नहीं होगा, 2 लड़का का भी बोध नहीं हो रहा है। लड़के, लड़के पढ़ते हैं, लड़के जाते हैं, तो ये संख्या क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा ही है कि लड़के अनगिनत, अनेक, अनेक लड़के, अनेक लड़के। तो लड़के जिसका आप लोग शब्द रूप में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बालका, बालका मतलब लड़के, यानी अनेक लड़के। लड़कियां यानी बालिका, बहुत सारी लड़कियों का बोध हो रहा है, 1 लड़की नहीं, 2 लड़की नहीं, 2 से ज्यादा। कहने का मतलब हुआ 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, बहुवचन। लड़कियां कहने से बहुत सारी लड़कियां का बोध हो रहा है, अर्थात ये लड़कियां शब्द बहुवचन होगा। पत्ते, पत्ते जिसको संस्कृत में पत्रानी भी कहते हैं, तो ये जो पत्ते हैं, पत्ते कहने से बहुत सारे पत्ते का बोध हो रहा है, बहुत सारे पत्ते का, अनेक पत्ते का, कह सकते हैं कि अनेक पत्ते का, अनेक पत्ते का बोध हो रहा है, अनेक पत्ते का बोध हो रहा है। इसमें भी कह सकते हैं अनेक लड़का का बोध हो रहा है, अनेक लड़कियां का बोध हो रहा है, अनेक पत्ते का बोध हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस परिभाषा को वाक्य से समझें। लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, तो लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, ये वाक्य है और आपको पूछा जाएगा, 3 वाक्य दे देगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पर आधारित वाक्य आपको दे देगा और कहेगा कि बताइए ये वाक्य एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है। तो उस समय जब आपके पास एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप ये क्लियर नहीं कर पाइएगा, ये साफ साफ नहीं बता पाइएगा कि एक वचन का वाक्य है या द्विवचन का वाक्य है, बहुवचन का वाक्य है, आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से क्लास में मेरी बातों को सुने और जो समझा रहा हूं उसको समझें, तो फिर कहीं समस्या नहीं आएगी। लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, तो इसमें लड़के, बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं सड़क पर, तो ये बहुवचन का वाक्य होगा। दूसरा वाक्य देखिए, लड़कियां पुस्तक पढ़ती है, लड़कियां पुस्तक पढ़ती है, यानी इससे पता नहीं चल रहा है कि एक लड़की, लड़कियां है ना, तो बहुत सारी लड़की है, 1 लड़की 2 लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां पुस्तक पढ़ रही है, अतः यह बहुवचन का वाक्य होगा। और तीसरा, पैर से पत्ते गिरते हैं, पैर से क्या गिर रहा है, पत्ता, पत्ता नहीं पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते, पत्ता कहेंगे तो एक वचन, लेकिन जब पत्ते कह देंगे तो ये बहुत सारे पत्ते का बोध करा रहा है, इसीलिए पैर से पत्ते गिरते हैं यानी बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये बहुवचन का बोध करा रहा है, अर्थात यह जो वाक्य है बहुवचन का वाक्य है। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा वचन। अब वर्ण प्रकरण में आप लोगों को बता दिए थे कि प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण प्रकरण में आप लोगों को बता दिए थे, वर्ण प्रकरण में बताए थे कि आपको 3 चीज पढ़ना है, वचन, लिंग और पुरुष। प्यारे विद्यार्थियों, वचन आपको पढ़ा दिए हैं, वचन आपको बता दिया गया है। अब आप लोगों के बीच शुरू करूंगा मैं लिंग। तो देखिए, लिंग के बारे में थोड़ा सा आप पहले समझिए। प्यारे विद्यार्थियों, लिंग के बारे में समझिए। प्यारे विद्यार्थियों,
लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या जाति। यहां भी आप लोग देख रहे होंगे लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या जाति। चिन्ह या जाति होता है। जिस शब्द से पुरुष, स्त्री एवं नपुंसक जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह या जाति। ये अंतर बताता है कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है और कौन नपुंसक। आप लोग जब हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे लिंग, तो हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। हिंदी में प्यारे विद्यार्थियों लिंग की संख्या कितनी होती है? 2। नंबर 1 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये हिंदी में होता है। ये हिंदी की बातें हैं। आपको हिंदी की बातें थोड़ी अभी मालूम होनी चाहिए। बाद में बताऊंगा, क्लास लूंगा तो उसका भी पता चल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। लेकिन आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत व्याकरण में लिंग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? संस्कृत व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और यहां देखिए, यहां लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या जाति। जिस शब्द से पुरुष, तो लड़का कहने से क्या हो रहा है? पुरुष का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। लड़की कहने से किस जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। और यहां एक छूट गया है नपुंसकलिंग का। तो यहां आपको पत्रम यानी पत्ता, यह भी उदाहरण होगा नपुंसकलिंग का। तो लड़का कहने से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, लड़की कहने से स्त्री जाति का, और पत्ता कहने से नपुंसकलिंग का बोध हो रहा है। जैसे हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आप लोग जानते हैं कि या तो पुल्लिंग होगा, जो पुल्लिंग नहीं होगा वो स्त्रीलिंग होगा हिंदी में। लेकिन संस्कृत में ऐसा बात नहीं है। संस्कृत में जो शब्द पुरुष जाति के हैं वो पुल्लिंग होंगे, जो स्त्री जाति के हैं वो स्त्रीलिंग होंगे। और कुछ निर्जीव पदार्थ होते हैं, निर्जीव वस्तुओं को नपुंसकलिंग में रखा गया है। निर्जीव वस्तुओं को नपुंसकलिंग में रखा गया है। जैसे यहां लड़का कहने से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, लड़की कहने से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, और ये पत्ता निर्जीव है, नपुंसकलिंग का बोध हो रहा है। और लिंग के कितने भेद? 3 भेद, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब पुल्लिंग का आप लोग परिभाषा देखेंगे। पुल्लिंग का आप लोग परिभाषा देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मैंने आपको लिंग की शुरुआत करने से पहले ही बता दिया कि लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या जाति होता है। चिन्ह या जाति, जिससे आपको ये अंतर कर दें कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है
और कौन निर्जीव है, ये क्लियर कर दिए, साफ कर दें। वो लिंग है। जैसे यहां देख सकते हैं पुल्लिंग में, पुल्लिंग का परिभाषा क्या है कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यहां देखिएगा, यहां संस्कृत और हिंदी दोनों लिख दिया हूं, इसलिए कि ये आप जब याद करेंगे, संस्कृत और हिंदी जब आपको याद हो जाएगा तो आपको अनुवाद बनाने में शब्द के अर्थों का भंडार होगा। जैसे आप लोग इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो बहुत सारे वोकेबलरी आपको याद रहता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीका से ट्रांसलेट कर लेते हो। उसी तरह से संस्कृत में भी होता है कि अगर आपको शब्दार्थ पर पकड़ है तो आप अनुवाद भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जब आपको अर्थ ही मालूम नहीं होगा तो आप प्रयोग क्या करोगे, अर्थ मालूम होना चाहिए ना। जैसे कि आपको मान लीजिए दे देगा कि लड़का, लड़का, और आपको दे देगा लड़का, और लड़का का आपको संस्कृत मालूम ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा, तो बालक, लड़का का क्या होगा, बालक। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि लड़का से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया, लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़का क्या हो गया, लड़का क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग। और लड़का का संस्कृत क्या होता है, बालक। घोड़ा पुरुष जाति का बोध हो रहा है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। और घोड़ा का संस्कृत क्या होता है, अश्व। हाथी, हाथी भी पुल्लिंग है, हथिनी कहे तो स्त्रीलिंग, लेकिन ये हाथी है, ये पुल्लिंग है। और हाथी का संस्कृत गज। गधा, गधा भी पुल्लिंग है, जिसका संस्कृत होता है गढ़धब, गढ़धब मतलब गधा। और पुल्लिंग उदाहरण है, और सारे पुल्लिंग उदाहरण हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे पुल्लिंग उदाहरण हैं। आप इस सारे पुल्लिंग उदाहरण को याद करेंगे। अगर आप इस सारे पुल्लिंग उदाहरण को याद कर लेते हैं तो आपको अनुवाद बनाने में बहुत ही फायदा मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। तो श्रमिका, श्रमिका मतलब मजदूर। जब रहेगा मजदूर, वह मजदूर है, मान लीजिए वह मजदूर है, ऐसा मान लीजिए कोई वाक्य दे देगा और कहेगा इसका अनुवाद करो, संस्कृत अनुवादम करो, यानी संस्कृत में अनुवाद करो। तो अभी आप वह का संस्कृत नहीं जान रहे हैं, कुछ ही देर में आप जान लेंगे। जैसे सह, सह मतलब होता है वह, लेकिन मजदूर का तो अभी आप संस्कृत जान चुके हैं। मजदूर का क्या होता है, श्रमिक। तो श्रमिक। और है का संस्कृत होता है अस्ति। सबका रूप चलता है, समुद्र है, ये मत साधारण समझिए। शिक्षा की गहराई अथाह है। वृक्ष यानी पैर, ये देखिए वृक्ष, वृक्ष का हिंदी पैर। ये वृक्ष भी पुल्लिंग शब्द है। श्रमिका पुल्लिंग, वृक्षा पुल्लिंग, वृक्ष मतलब पैर। वानरः, वानरः मतलब बंदर, ये वानरः पुल्लिंग शब्द है। पर्वतः यानी पहाड़, ये भी पुल्लिंग शब्द है। मयूरः, मयूरः मतलब मोर, ये भी पुल्लिंग शब्द है। ग्रामः, ग्रामः मतलब गांव, ये भी पुल्लिंग शब्द है। कृषकः, कृषकः मतलब किसान। जब रहेगा वह किसान है, प्यारे विद्यार्थियों, जब दे देगा वह, सॉरी मैं तो संस्कृत ही बनाने लगा, वह किसान है, तो अब आप लोग बता सकते हैं। वह मजदूर है का मैंने बता दिया है, तो अब आप लोगों के जहन में ये बात आ गई होगी कि सर जब वह मजदूर है का बता दिया है तो अपने लोग वह किसान है का क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या होगा, वह का स,
किसान, किसान का संस्कृत क्या है? कृषक। तो स कृषक अस्ति है का अस्ति। अब यहां चोर, चोर मतलब चोर, जैसे वह चोर है तो सह चोर अस्ति। हिरन, मृग मतलब हिरन, वह हिरन है तो स मृग अस्ति। रवि, रवि मतलब सूर्य, ये भी पुल्लिंग शब्द है, ये सारे पुल्लिंग शब्द है। जनक मतलब पिता, ये भी पुल्लिंग शब्द है। जैसे रहेगा वह पिता है, वह पिता है। अब आप लोग बताइए वह पिता है का संस्कृत क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। वह पिता है का होगा स जनक अस्ति। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आपको धीरे धीरे वहां तक ले जाऊंगा जहां मुझे बताने की जरूरत न पड़े, आप खुद बताएं, दूसरों को बताएं। ऐसा आप लोगों को संस्कृत विषय में बना दूंगा। सर्प पुल्लिंग शब्द है, सर्प का हिंदी क्या होता है? सांप। भ्राता, भ्राता यानी भाई, वह भाई है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। मान लीजिए ऐसा कोई वाक्य आ गया और इस वाक्य को कहेगा संस्कृत में बनाने के लिए, तो इतना ही पढ़ लेने से आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि सर अभी आपने वह मजदूर है का स श्रमिक अस्ति बताया, वह किसान है का स कृषक अस्ति बताया, वह पिता है का स जनक अस्ति बताया, तो वह मेरा भाई है। इसमें भी आप लोग थोड़ा बहुत जरूर आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा मैं 50% बना सकता हूं, और जो पढ़ लिए हैं वो तो 100 में 100, 100 में 100 उसके लिए आसान है। वह मेरा भाई है, तो प्यारे विद्यार्थियों वह का क्या होगा? स। मेरा तो मम मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। अब भाई का भी बताए हैं, देखिए भाई का भी बताएं, भ्राता, हाय का अस्ति, वह मेरा भाई है। अग्रज, अग्रज, अग्रज मतलब अग्रज, अग्रज है तो गलत लिख दिया भाई, अग्रज है मेरा बड़ा भाई। अनुजा मतलब छोटा भाई होता है, अग्रजा मतलब बड़ा भाई होता है। अनुजा मेरा अग्रज है, सुने होंगे, मेरा अग्रज है, तो अग्रज मतलब बड़ा भाई, तो ये छोटा। अनुजा मतलब छोटा भाई, अनुज मेरा अनुज है। जैसे रहेगा वह मेरा छोटा भाई है, बनाइए आप लोग, वह मेरा छोटा भाई है, वह मेरा छोटा भाई है, वह मेरा छोटा भाई है। इसका संस्कृत बनाइए, तो स मतलब वह मेरा यानी मम, अभी बताए हैं आपको। छोटा का अभी बताए हैं आपको अनुजा, अनुजा मतलब छोटा भाई। अस्ति तो स मम अनुज अस्ति, यही इसी जगह अगर रहता वह मेरा बड़ा भाई, वह मेरा बड़ा भाई है, तो आप क्या लिखते? स मम अग्रज अस्ति। अब यहां भी देखिए, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, व्याघ्र मतलब बाघ, मातुला मतलब मामा, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, सिंह मतलब शेर, इत्यादि। प्यारे विद्यार्थियों, इत्यादि अर्थात इसके जैसा और बहुत सारे शब्द आते हैं। तो अभी आपने पुल्लिंग का उदाहरण देखा और पुल्लिंग पर आधारित कुछ वाक्य को भी संस्कृत में बदलना सीखा। अब आगे आप लोगों को बताते हैं स्त्रीलिंग।
क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि लिंग के 3 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? को बताया गया है कि लिंग के 3 भेद होते हैं। लिंग के 3 भेद होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैंने अभी केवल बताया है पुल्लिंग के बारे में। किसके बारे में बताया है? पुल्लिंग के बारे में। अब आप लोगों को स्त्रीलिंग के बारे में बता रहा हूं। और आप लोग जानते हैं कि लिंग का मतलब क्या होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है? तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या जाति। पुल्लिंग से क्या हो रहा था? पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध हो रहा था। तो स्त्रीलिंग से क्या होगा? स्त्रीलिंग से इसके अंतर्गत क्या होगा? स्त्री जाति का बोध। तो यहां देखिए बोर्ड पर, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। किस जाति का? स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहां देखेंगे, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि बालिका का लड़की होता है। उसके बाद लता, ये स्त्रीलिंग शब्द है। गीता नाम है स्त्री जाति का। गंगा नाम है। सुधा नाम है। रमा नाम है। धाड़ा, धाड़ा, धाड़ा मतलब धरती। वधु स्त्री है। कन्या मतलब बेटी, कन्या मतलब बेटी। भाड़िया, भाड़िया, भाड़िया। उसके बाद बताए थे जाया, कोमा दाड़ा। ये तीनों का हिंदी होता है पत्नी। भाड़िया मतलब ही पत्नी, भाड़िया मतलब ही पत्नी, जाया मतलब ही पत्नी, और दाड़ा मतलब भी पत्नी। अंबा, अंबा मतलब मां। दक्षिण भारत में लोग मां को अंबा कहते हैं। अश्वी, अश्वी मतलब घोड़ी। वधु बहू। अजा बकरी। माया, ममता, कविता, पूजा इत्यादि। ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं, ये सारे शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अर्थात ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। अर्थात जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए होंगे। और रही एक बात दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से एक बातें मुझे याद आ रही है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी भाषा, चाहे वो जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वो बोलचाल से सीखते हैं। जैसे अपने लोग मुख्य रूप से बोलचाल के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं या मैथिली का करते हैं आम बोलचाल में। तो आम बोल चाल में हिंदी भाषा का, मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी है, और कर्नाटक राज्य में कौन सा नदी? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। और इसके तट पर, इस नदी के तट पर, यानी इसके समीप कुछ छोटे छोटे गांव बसा हुआ है, जैसे शिकारीपुरा। ऐसे बहुत सारे छोटे गांव बसे हुए हैं। और उन गांव के लोग आज के समय में आम बोलचाल के भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं आम बोलचाल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं।
और अगला है लिंग का तीसरा भेद, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। तो इनका परिभाषा देखिए, जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता हो, निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग को समझना बहुत आसान है, क्योंकि पुरुष जाति का बोध होगा तो उसे पुल्लिंग कहेंगे, स्त्री जाति का बोध होगा उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, और निर्जीव वस्तुओं का बोध होगा उसे नपुंसकलिंग कहेंगे। परेशानी बहुत सारे विद्यार्थियों को हिंदी में होती है, क्योंकि हिंदी में इस तरह से पुल्लिंग, पुरुष, स्त्री और निर्जीव पदार्थों को छांटने का उसमें इस तरह से नहीं है। या तो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। जैसे मान लीजिए अगर कह दें आपको ये कलम, ये कलम, तो बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे कि कलम, कहूँगा बताइए कलम क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं वो डायरेक्ट बोल देंगे कि कलम, वह कलम से लिखता है, या सीधा कलम को बोलेगा बहुत लोग पुल्लिंग, कि पुल्लिंग है कलम। बहुत सारे लोग बोलेंगे कलम को स्त्रीलिंग है। लेकिन है क्या, वो हिंदी की बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों। वाक्य बोलेगा कलम नया है, कोई कहेगा कलम नई है, कोई कहेगा कलम पुराना है, कोई कहेगा कलम पुरानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं, कलम स्त्रीलिंग है। कलम क्या है, स्त्रीलिंग है हिंदी में। लेकिन संस्कृत का एक अपना अलग तरीका है। आप यहां देख सकते हैं कि जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे यहां पत्रम, आपको बताया था कि पत्रम यानी पत्ता, ये नपुंसकलिंग है। पत्रम क्या है, नपुंसकलिंग है। आप संस्कृत में भी और हिंदी में भी याद करेंगे, शब्दार्थ को याद कर लेंगे तो आपको अनुवाद बनाने में बहुत आसान होगा। जैसे पुस्तकम यानी किताब, नेत्रम यानी आंख, क्षेत्रम यानी मैदान, दीनम दीन, वर्षम वर्ष या साल, वस्त्रम कपड़ा, छत्रम मतलब छाता, अवकाशम मतलब छुट्टी, कर्णम मतलब कान, मस्तकम मतलब सिर, गृहम मतलब घर, मिष्टानम मतलब मिठाई, मित्रम मतलब दोस्त, कारागारम मतलब जेल, आमरम मतलब आम, नगरम मतलब शहर, लवणम मतलब नमक, मधुरम मतलब मीठा, और ये मासम, मासम मतलब महीना। तो ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं ये नपुंसकलिंग पर आधारित है। किस पर आधारित है, नपुंसकलिंग पर आधारित। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो वर्ण प्रकरण के अंतर्गत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा। और अब जो सबसे अच्छा टॉपिक आया है वर्ण प्रकरण का, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं, लेकिन उन सब में भी कुछ बेहतर होता है, और वो बेहतर है आज का पुरुष। पुरुष, इस पुरुष से जुड़ा हुआ कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है पुरुष का जो लिखा भी है, पुरुष का शाब्दिक ज्ञान क्या होता है या अर्थ क्या होता है, क्या होता है, ऐसा मान लीजिए कोई प्रश्न आपके सामने दाग दिया, मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने से पुरुष जब पढ़ लीजिएगा तो उस प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने मिल जाएगा। तो यहां देखिए, पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। क्या करने वाला, काम करने वाला।
कोई भी काम को कोई तो व्यक्ति ही करेगा, अर्थात कर्ता, कर्ता या व्यक्ति। कर्ता मतलब करने वाला, और करने वाला कौन होगा? कोई व्यक्ति। तो पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कर्ता या व्यक्ति। ऑप्शन में एक बार व्यक्ति आया था और एक बार कर्ता आया था, कि पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कर्ता। पुरुष, तो पुरुष किसे कहते हैं? करने वाले को, जो काम को करता है वही तो पुरुष होता है। जैसे वह पढ़ता है, तो इसमें कौन पढ़ने का काम कर रहा है? वह, तो वह हो गया आपको पुरुष। अभी मैं पढ़ाता हूं, तो अभी पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? मैं, तो मैं हो गया पुरुष। आप पढ़ते हैं, तो आप भी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो आप भी पुरुष कहलाए हैं। यानी कि पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। जो भी कोई काम को करेगा, काम को करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पुरुष। इसीलिए पुरुष पर आधारित कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया करते हैं कि पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में रहेगा कर्ता, कर्म, क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता, अर्थात जो क्रिया करता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया यानी काम। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। और इसका एक और आप देख सकते हैं, अथवा देकर के दूसरा भी परिभाषा है। अथवा वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं। श्रोता मतलब सुनने वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हैं। और जिसके बारे में कहा जाए, अब यहां यह भी बात देखिए, जिसके बारे में कहा जाए, मान लीजिए यहां मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में बात करेंगे, तो वो भी पुरुष के अंतर्गत ही आएगा, वो भी पुरुष ही कहलाएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, वह पढ़ता है, वह घर जाता है, वह गीत गाता है, वह विद्यालय जाता है। तो इसमें ये जो वह है, ये न तो वक्ता है और न तो श्रोता है। ये उसके बारे में कह रहे हैं कि वह घर जाता है, वे सब। अब देखिए, मेरा नाम है संतोष आचार्य, मैं संतोष आचार्य पढ़ाता हूं, तो मैं वक्ता हो गया और आप सभी विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं, आप श्रोता हो गए। लेकिन जब मैं कह दूं कि राम पढ़ता है, तो एक व्यक्तिगत रूप से मैंने उसका नाम लिया, तो मैंने नाम लिया है, तो न तो वक्ता है न श्रोता है। उसके बारे में बोल रहे हैं कि राम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, सीता गीत गाती है, तो मैंने वो उस व्यक्ति के बारे में बोला, तो वो वक्ता और श्रोता से अलग है। तो वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं साथियों? पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, वह, वे सब, तुम दोनों, आप दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, हम लोग, हमारा, हमारी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा भी छोड़ दिया है टाइपिंग मास्टर, मेरा, मेरे, मेरी, इत्यादि। इत्यादि मतलब इसी के अनुसार और बहुत सारे शब्द होंगे जो पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समझ गए, पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, अर्थात कर्ता या व्यक्ति। जो कोई काम को करेगा वो पुरुष होगा। और ये पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, पुरुष के 3 भेद होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पुरुष के बारे में बता रहा था कि पुरुष के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष।
अब ये प्रथम पुरुष किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, इसके अलावे मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो प्रथम पुरुष की श्रेणी में आएंगे, अथवा जिसके विषय में बात हो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में, जिसके बारे में बात हो उसे कौन सा पुरुष कहते हैं? उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह दोनों, वे दोनों, वे सब, वे लोग, उसका, उसकी, उसके, राम, मोहन, सीता, गंगा, पर्वत, नदी, हाथी, घोड़ा इत्यादि। ये सारे के सारे और इस तरह के बहुत सारे शब्द जो है प्रथम पुरुष में आते हैं। कैसे? वह घर जाता है, वह पढ़ता है, और किसी नाम के बारे में, जैसे वह कहेंगे तो प्रथम पुरुष में आएगा, वे दोनों कहेंगे तो प्रथम पुरुष में आएगा, वे सब, वे लोग कहेंगे तो प्रथम पुरुष में आएगा। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो यहां तो राम सुन नहीं रहा है, न ही बोल रहा है। यहां विद्यालय जाने का काम हो रहा है किसके द्वारा? राम के द्वारा हो रहा है। लेकिन यहां राम न तो वक्ता है और न श्रोता है। उसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, कि राम विद्यालय जाता है। तो जिसके बारे में बात किया जाएगा वो प्रथम पुरुष में होगा। इसीलिए किसी व्यक्ति का भी अगर नाम आएगा ना तो वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा, चाहे वो राम हो, मोहन हो, सीता हो, गंगा, पर्वत, ये नाम है, नदी, हाथी, घोड़ा, ये नाम है जीव जंतु का, ये व्यक्ति का। तो नाम भी प्रथम पुरुष में ही आता है। और वह, वे दोनों, वे सब, वे लोग, ये सब भी प्रथम पुरुष में ही आता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यानपूर्वक इनको समझेंगे। अब दूसरा है मध्यम पुरुष। आप जानते हैं कि संस्कृत में पुरुष के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने बताया कि पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता या व्यक्ति, जो क्रिया करता है, जो काम करता है, उसे पुरुष कहते हैं। और ये पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में कहा जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और अब है मध्यम पुरुष। प्यारे विद्यार्थियों, मध्यम पुरुष को समझें। ये जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष, तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी यूं कहे तो जो श्रोता लोग हैं, जो श्रोता है, सुनने वाले, उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तुम दोनों, तुम सब, तुम लोग। अगर हम बोल रहे हैं कि तुम, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं तो सुनने वाले हैं, इसीलिए उनको बोल रहे हैं कि तुम, आप, तुम दोनों, तुम सब, आप सब लोग, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आप दोनों, आप सब, आपका, आपकी, आपके, ये सारे के सारे श्रोता है, सुनने वाले हैं। तो ये शब्द जो आप देख रहे हैं, तुम दोनों, तुम सब, तुम्हारा, तुम्हारी, आप दोनों, आपका, आपकी, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। और इसके बाद अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्या है?
उत्तम पुरुष, पुरुष का अंतिम भाग। पुरुष के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये पुरुष का अंतिम भेद है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो बोलने वाले कौन है? जैसे मैं बोल रहा हूं अर्थात मैं वक्ता हूं, तो वक्ता यानी बोलने वाला, तो वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो संस्कृत में जब आपको पूछा जाए कि संस्कृत में वक्ता को कौन सा पुरुष कहते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे कि उत्तम पुरुष, वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला, और बोलने वाले को उत्तम पुरुष। फिर पूछेगा कि संस्कृत में श्रोता को यानी सुनने वाले को कौन सा पुरुष कहा जाता है या किस पुरुष की संज्ञा दी गई है, तो उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। और संस्कृत में जब ये कहा जाए कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में बोला जाए, उन्हें किस पुरुष की संज्ञा दी गई है, तो उन्हें प्रथम पुरुष की संज्ञा दी गई है। ये याद रखना है। जैसे मैं, पूछेगा आपको कि मैं कौन सा पुरुष का उदाहरण है, तो उत्तम पुरुष का है। हम उत्तम पुरुष का उदाहरण है। हम दोनों, हम सब, हम लोग, हमारा, हमारी, हमारे, इत्यादि। इत्यादि मतलब इसी के अनुसार और, इसी के अनुसार और, बहुत सारे। तो ये उत्तम पुरुष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को बता दूं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा पुरुष में, अगर वो परिभाषाएं याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं आप लोगों को बोर्ड पर दिखा रहा हूं पुरुष सूत्र, ये पुरुष सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पुरुष सूत्र आपको याद हो गया ना, और इस पुरुष सूत्र को आप लोग समझ गए ना, तो आपको अनुवाद बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आपको पुरुष समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैं आप लोगों को ऐसा सूत्र एक ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूं। पुरुष सूत्र, चमक रहा, पुरुष सूत्र भी है। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष आप देख चुके हैं, पुल्लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग में स, त, ते। स्त्रीलिंग में क्या होता है? सा, ते, ता। नपुंसकलिंग में क्या होता है? तत्, ते, तानी। तत्, ते, तानी। और हिंदी क्या होता है इसका? स मतलब वह, उसने। ते मतलब वे दोनों, और तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, वे लोग। प्रथम पुरुष का हो गया। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में त्वम मतलब तुम, तुमने। युवाम यानी तुम दोनों। यूयम तुम सब, तुम लोग। और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं,
मायने, आवाम मतलब हम दोनों, वयम हम सब, हम लोग। ये आपको याद होनी चाहिए। तो मुझे आप लोग बताएं, ये आप लोगों से याद होगा कि नहीं, और याद होगा तो कितने देर में याद होगा, मुझे कमेंट में बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है पुल्लिंग में सह तो ते, स्त्रीलिंग में सा ते ता, नपुंसकलिंग में तत् ते तानी। इसका हिंदी क्या होता है तीनों का, वह उसने। इन तीनों का हिंदी क्या होता है, वे दोनों। और इन तीनों का हिंदी वे सब वे लोग। त्वम का हिंदी मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। यानी मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम होता है, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम, और मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम। तो मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम का हिंदी होता है तुम, तुमने, युवाम का तुम दोनों, और यूयम का तुम सब, तुम लोग। उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम होता है, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम होता है, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में वयम होता है। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, अहम का हिंदी मैं, मैंने, क्या होता है अर्थ, मैं, मैंने। आवाम का क्या होता है हिंदी, हम दोनों, और वयम का क्या होता है, हम सब, हम लोग। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये सह तो ते कैसे हो जाता है, सा ते ता कैसे हो जाता है, तत्ते तानी कैसे होता है, फिर ये तुम, युवाम, यूयम कैसे हो जाता है, अहम, अवाम, वयम कैसे हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, ये आपको जब पढ़ाया जाएगा शब्द रूप, तो उसमें इसका विस्तार से बताया गया है, और विस्तार से बताऊंगा। फिर भी यहां ये जब सब ये बातें आ गई है, तो आपको बताना मेरा कर्तव्य बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए, हर चीज की एक उत्पत्ति होती है, जड़ होती है। अगर ये सह तो ते आया है, सा ते ता, और तत्ते तानी आया है, तुम, युवाम, यूयम आया है, अहम, अवाम, वयम आया है, तो इसका जड़ तो कहीं ना कहीं होगा। कह सकते हैं उस जड़ को मूल रूप कहा जाता है। जड़ को क्या कहा जाता है, मूल रूप। मूल रूप कहिए या मूल शब्द कहिए। जैसे यहां किसका रूप चला है, जो सह तो ते हो गया है, किसका रूप चला है कि सा ते ता हो गया है, किसका रूप चला है कि तत्ते तानी हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, इस तीनों के लिए आपको तत् का रूप चला है। तत् कहिए या तद कहिए। तत्पुलिंग शब्द रूप जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तत् स्त्रीलिंग भी होते हैं और तत् नपुंसकलिंग भी होते हैं। तो जब आपको पूछा जाएगा कि सह, ये जो सह है, सह, इसका मूल रूप क्या है, तो तत्, यानी सा का मूल रूप क्या है, तो तत्। स की उत्पत्ति किससे हुई है, तो तत् से हुई है। तौ की उत्पत्ति किससे हुई है, तो तत् से हुई है। ते की उत्पत्ति किससे हुई है, तो तत् से हुई है। यानी तत् का रूप चला है, तो ये सब हुआ है। ये अभी जानकारी के लिए बता रहा हूं, वैसे मेन आपका ये है, यहां से आपको याद रखना है। एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं, जो शब्द रूप में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। अब मध्यम पुरुष, तो यहां देखिए, तुम, युवाम, यूयम, किसका रूप चला है, तो प्यारे विद्यार्थियों, युष्मद का रूप चला। युष्मद किसका रूप चला है, युष्मद का रूप चला है। यानी कि आपको जब पूछा जाएगा कि तुम किसका रूप है, यानी तुम का मूल शब्द क्या है, तुम का मूल रूप क्या है, तो तुम का मूल रूप क्या है, युष्मद।
युवाम का मूल रूप क्या है? तो युष्मद। यूयम का मूल रूप क्या है? तो युष्मद। इसको पकड़ने का एक तरीका भी है, ट्रिक भी है, वो बता देता हूं। देखिए, जैसे युष्मद, इसमें क्या है शुरुआत में? य। और इसमें भी देखिए मध्यम पुरुष में केवल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। युवाम में देखिए य है और यूयम में देखिए य है। इससे आपको पता चल जाएगा कि युष्मद का रूप चला है तो तुअम, युवाम और यूयम हुआ है। उसी तरह से ऊपर में भी तत् का देख लीजिए, यहां देखिए तो है, तो है, तो है, तो है इसमें, तो तत्। अब यहां देखिए उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम, किसका रूप चला है? जो अहम अवाम वयम हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको बता दूं, अस्मद का रूप चला है। अस्मद, किसका रूप? अस्मद, अस्मद का रूप। यानी आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि अस्मद का मूल शब्द क्या है? सॉरी, अहम का मूल शब्द क्या है? अस्मद। फिर पूछा जाएगा अवाम का मूल शब्द क्या है या मूल रूप क्या है? तो अस्मद। क्या बोलिएगा आप लोग? अस्मद बोलिएगा। जब पूछेगा वयम का मूल रूप क्या है तो आप क्या बोलिएगा? अस्मद। अस्मद मूल रूप है। यानी ये जड़ है, किसी भी चीज का क्या है? जड़। और इसी से इन सब की उत्पत्ति हुई है। तो प्यारे विद्यार्थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अभी मैं आपको यहां देखिए, ठीक से ध्यान दीजिएगा। यहां प्रथम, यहां समझिएगा आप लोग, पुरुष सूत्र है। मैंने जो आपको वहां ड्रॉ करके बताया था वही चीज यहां है, जो यहां टाइपिंग किया हुआ, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए, प्रथम पुरुष। मैंने आपको बताया कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहां देखिएगा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसकलिंग के लिए तद, तद या तत्। और आगे देखिए इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी वह, उसने। फिर द्विवचन में देखिए, प्रथम पुरुष के द्विवचन में पुल्लिंग के लिए तो, स्त्रीलिंग के लिए ते और नपुंसकलिंग के लिए छोड़ दिया है क्या? तत् ते, उसका भी ते ही होगा। क्या होगा? ते, नपुंसकलिंग के लिए। और यहां देखिए, देखिए यहां गड़बड़ी कर दिया है। ठीक है, श पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और ये तद नपुंसकलिंग के लिए। ये तीनों का हिंदी होता है वह, उसने। फिर यहां देखिए, तो पुल्लिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग के लिए और यहां ते नपुंसकलिंग के लिए। तो स, तो, ते, यहां देखिए यहां दिया है, स तो ते पुल्लिंग के लिए है, सा ते ता स्त्रीलिंग के लिए। हमने उसको एकदम लाइन बाय लाइन बताया था, एक ही लाइन में दे दिए। कोई बात नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। तो आपने समझा, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग के लिए स, पुल्लिंग के लिए तो और पुल्लिंग के लिए बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग के लिए सा, प्रथम पुरुष एक वचन में सा, प्रथम पुरुष द्विवचन में ते और प्रथम पुरुष बहुवचन में ता। फिर प्रथम पुरुष एक वचन में नपुंसकलिंग के लिए तद या तत्, तत् भी आप दे सकते हैं। उसके बाद प्रथम पुरुष द्विवचन में नपुंसकलिंग के लिए ते और प्रथम पुरुष बहुवचन में नपुंसकलिंग के लिए तानी। और इसका हिंदी मैंने आपको बता भी दिया कि सह मतलब भी हुआ उसने, सा मतलब भी हुआ उसने, तद या तत् मतलब भी हुआ उसने, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों। पुल्लिंग के लिए ते मतलब वे सब वे लोग, स्त्रीलिंग के लिए ता मतलब वे सब वे लोग और नपुंसकलिंग के लिए तानी मतलब वे सब वे लोग। फिर देखिए मध्यम पुरुष में,
मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम मतलब तुम, तुमने, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब, तुम लोग। फिर उसी के अंतर्गत ये भी आता है पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए देखिए यहां भवान, भवंतो, भवंत, ये पुल्लिंग के लिए है। ये भवत का रूप चलता है। किसका रूप इसमें? भवत का, भ वो तो हलंत, भवत का रूप चलता है। भवत पुल्लिंग का रूप चलता है। तो भवान, भवंतो, भवंत। तो भवान मतलब क्या होता है? आप, आपने। भवंतो मतलब क्या होता है? आप दोनों। और भवंता मतलब क्या होता है? आप सब, आप लोग। अब यहां देखिए भवत का रूप चलता है भवत स्त्रीलिंग का, तो भवती, भवत्यो, भवत्य। इसका भी हिंदी समान होता है और रूप भवत का ही चलता है। भवत पुल्लिंग का रूप चलता है तो भवान, भवंतो, भवंत। और भवत स्त्रीलिंग का रूप चलता है तो भवती, भवत्यो, भवत्य। ये सब आपको शब्द रूप में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा इसमें एक झलक दिया हूं जिससे आपको पता चल सके कि ये रूप किसका चला है, मूल रूप किसका है, उसका थोड़ा ज्ञान आपको यहां हो जाए। और उत्तम पुरुष में समझिए, ये पुरुष सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसको बारीकी से समझिए। कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो तुरंत आप कमेंट करिए। अहम, अहम मतलब मैं, मैंने। आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब, हम लोग। तो इससे पहले आपको बता ही दिए हैं कि ये जो स, सा, तत है, तद है, तो, ते है, ते, ता, तानी है, इसका मूल रूप क्या है? तद कहिए, या तत् कहिए। और यहां देखिए मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम है, तो यहां देखिए इसका मूल रूप युष्मद है। यह है मूल रूप। लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझा रहा हूं समझने के लिए कि आखिरकार हर चीज की एक उत्पत्ति होती है। तो सह, तो, ते, शा, ते, ता, तत्, ते, तानी, त्वम, युवाम, यूयम, भवान, भवंतो, भवंत, भवती, भवत्यो, भवत्य, अहम, अवाम, वयम। ये सब का मूल रूप क्या है सो आपको मैंने आगे लिखकर बता भी दिया है, तो देख सकते हैं आप। इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे और बारीकी से बढ़िया से याद कर लेंगे। अगर आपको याद हो जाएगा तो मुझे कमेंट में बता देंगे कि मुझे याद हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अभी जो आपको मैंने पुरुष सूत्र पढ़ाया है उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अगर आप लोगों को पुरुष सूत्र याद हो गया है तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आसानी से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी इस ऑब्जेक्टिव को बताने में। तो मैं आप लोगों के बीच संस्कृत व्याकरण में जो अभी पढ़ाया हूं उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। अगर आपको पुरुष सूत्र याद हो गया है, पुरुष सूत्र याद हो गया है तो ये सारे ऑब्जेक्टिव अभी आपको हो जाएंगे, अभी जो 10 ऑब्जेक्टिव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे कमेंट में। जैसे देखिए आप लोग, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सपद का मूल शब्द क्या है या मूल रूप क्या है? मूल शब्द के है या मूल रूप के है? तो एक ही बात है। तो 4 ऑप्शन है, देख रहे हैं आप। एतत्, ए ऑप्शन में एतत् है, बी ऑप्शन में यत है, सी ऑप्शन में तत् है और डी ऑप्शन में अदस है।
तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को पुरुष सूत्र में इससे संबंधित जानकारी दे चुका हूं कि ये जो पद है इसकी उत्पत्ति और इसका मूल रूप क्या है। उत्पत्ति रूप क्या है, मूल रूप क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो स है अभी आपको बताए हैं कि स जो है वो प्रथम पुरुष में है। किस पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष में। सह तो ते, सह तो ते, तो वाला है, तो से शुरुआत है। तो आप लोग कमेंट करिए क्या होगा सही। इसका सही होगा आंसर तत्। तो स पद का मूल शब्द क्या है? तत्। अब अगला ऑब्जेक्टिव, अगला ऑब्जेक्टिव ध्यान देंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव कि तानी, तानी पद का मूल रूप क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है युष्मद, बी ऑप्शन है तत्, सी ऑप्शन है एतत् और डी ऑप्शन में है अस्मद। तो आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कि तानी पद का मूल रूप क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों तानी का भी मूल रूप होगा तत्, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था भी है पुरुष सूत्र में कि तत् ते तानी, तत् ते तानी। और किसका रूप चलता है? तो तद का रूप चलता है या तत् का रूप चलता है। कहीं कहीं तद भी दे देता है और कहीं कहीं तत् भी दे देता है, तो उससे कंफ्यूजन में आपको नहीं आना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है युवाम, यो से शुरू है। प्यारे विद्यार्थियों मैं एक ट्रिक बताया था, उसको दिमाग में लाइएगा। युवाम पद का मूल रूप क्या है, यानी युवाम का मूल रूप क्या है। तो युवाम आपको बताया था मध्यम पुरुष में कि त्वम युवाम यूयम। तो उसमें ये जो युवाम है, युवाम, इसका मूल रूप क्या है? मूल रूप यानी युवाम की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन में है अस्मद, युष्मद, तत्, एतत्। तो आप लोग कमेंट करेंगे क्या होगा सही। तो युवाम का क्या होगा? आपको बताए थे युष्मद, युष्मद का रूप चलता है तो त्वम युवाम यूयम। अब चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये अहम का मूल शब्द क्या है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताया था कि अहम यानी अ से शुरू है अहम, तो इसका मूल रूप आपको खोजना है। यानी अहम की उत्पत्ति किससे हुई है, किसका रूप चला है तो अहम बना है। प्यारे विद्यार्थी अहम आप लोग को पढ़ाए हैं कि उत्तम पुरुष एक वचन में होता है अहम, तो किसका रूप चलता है तो अहम होता है। तो ऑप्शन में है तत्, ऑप्शन में है युष्मद, ऑप्शन में है अस्मद और डी ऑप्शन में है भवत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, उसमें बताएंगे। अस्मद सही होगा इसका। अब अगला ऑब्जेक्टिव है 5वां, वयम। वयम ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि मो हलंत के बदले अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वयम। तो वयम का मूल रूप क्या है? तो आपके सामने बोर्ड पर 4 ऑप्शन है, ध्यान देंगे क्या होगा। ऑप्शन ए में तत् है, ऑप्शन बी में युष्मद है, ऑप्शन सी में भवत है और ऑप्शन डी में अस्मद है। तो याद करिए किसका रूप चला था, किसका रूप चला था बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग याद करिए, उत्तम पुरुष में आप लोगों को बताया था अहम अवाम वयम, तो किसका रूप चला था अस्मद का, तो अस्मद है। तो इसका आंसर क्या होगा, वयम का मूल रूप क्या होगा अस्मद। अब अगला ऑब्जेक्टिव है 6 नंबर। 6 नंबर में ऑब्जेक्टिव है भवान। भवान शब्द का मूल रूप क्या है, भवान। प्यारे विद्यार्थी आपको मैंने बताया था कि भवान का
मूल रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन है तत्, बी ऑप्शन है युष्मद, सी ऑप्शन है भवत और डी ऑप्शन है अस्मद। तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो भवान का अभी आपको मैंने रूप बताया था, भवत का रूप चलता है मध्यम पुरुष में, तो होता है भवान, भवंतो, भवंतः। अब अगला 7वां क्वेश्चन, 7वां प्रश्न पर ध्यान देंगे आप लोग। 7वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि सा पद का मूल रूप क्या है? सा पद का, तो आप लोग बताइए। इसमें 4 ऑप्शन है, ए में अस्मद है, बी में युष्मद है, सी में यत है और डी में तत् है। तो क्या होगा सही? तत्। तत् का रूप चला है। तो तत् का रूप चला था तो प्रथम पुरुष में आप लोग देखे थे, पुल्लिंग के लिए क्या होता है? सह तौ ते, स्त्रीलिंग के लिए सा ते ता और नपुंसकलिंग के लिए तत् ते तानी। किसका रूप चलता है? तत् का रूप चलता है। तो पुल्लिंग के लिए अलग होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसकलिंग के लिए अलग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब 8वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तुअम का मूल शब्द क्या है? तुअम का मूल शब्द क्या है? 4 ऑप्शन है, अस्मद, ए ऑप्शन में अस्मद है, बी ऑप्शन में युष्मद है, सी ऑप्शन में तत् है और डी ऑप्शन में भवत है। तो बताइएगा इसका क्या होगा आंसर? तुअम, तुअम का मूल शब्द क्या होगा? तो आपको याद होगा पुरुष सूत्र में हम बताए हैं तुअम युवाम यूयम। मध्यम पुरुष एक वचन में होता है ये तुअम, मध्यम पुरुष एक वचन में होता है। कौन पुरुष एक वचन में? मध्यम पुरुष एक वचन में होता है ये तुअम। लेकिन किसका रूप चलता है? मध्यम पुरुष एक वचन में तो तुअम होता है, लेकिन किसका रूप चला है जो तुअम हो गया है? तो प्यारे विद्यार्थी बताएंगे युष्मद का रूप चला है जो तुअम हो गया है। अगला ऑब्जेक्टिव है, अगला ऑब्जेक्टिव 9 नंबर, यूयम। यूयम शब्द का मूल रूप क्या है? 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन में तत्, बी ऑप्शन में एतत्, सी ऑप्शन में युष्मद और डी ऑप्शन में अस्मद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? यूयम। अभी तुरंत बताए हैं, तुअम युवाम यूयम, तुअम युवाम यूयम। ये मध्यम पुरुष, ये किस पुरुष किस वचन में? जब पूछा जाए आपको कि ये कौन सा पुरुष कौन से वचन में है, तो आपको याद होनी चाहिए मध्यम पुरुष बहुवचन, तुअम युवाम यूयम है। तो यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन में है, लेकिन रूप किसका चला है? तो युष्मद का रूप चला है, तुअम युवाम यूयम। प्यारे विद्यार्थी, आज के क्लास का अंतिम ऑब्जेक्टिव है आज के क्लास का, और ये 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, भवंतो, भवंतो शब्द का मूल रूप क्या है? भवंतो शब्द का, तो भवंतो शब्द आप लोगों को मैंने बताया था कि भवंतो जो होता है ये मध्यम पुरुष में रूप चलता है। मध्यम पुरुष एक वचन में होता है भवान, द्विवचन में होता है भवंतो और बहुवचन में होता है भवंतः। तो भवान, भवंतो, भवंतः ये तो होता है, लेकिन भवंतो का मूल रूप क्या है? मूल रूप बताना है आप लोगों को। तो मूल रूप बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन है, ए में तत्, बी में भवत, सी में एतत् और डी में यत। तो आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल करिए, भवत को सही करिए। तो भवत का रूप चला है तो भवंतो हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों का लेक्चर 2 था, और ये लेक्चर 2 में संस्कृत का जो लेक्चर 2 है इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से वचन, लिंग और पुरुष को बताया गया है। और पुरुष को बताने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है आज का, वो है पुरुष सूत्र। आप लोग पुरुष सूत्र याद कर लीजिएगा। पुरुष सूत्र याद हो जाएगा तो बताइएगा कि आप लोग कितने देर में याद कर लिए। तो आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मन से, तन से, धन से समर्पित होकर के पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।